गुड मॉर्निंग कमांडोज, कैसे आप सभी लोग। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, क्रिकेट में समय समय पर नियम बदलते रहते हैं। एक जमाना था कि डगवर्थ लुइस का रूल था। एक जमाना था कि जो है थर्ड एम्पायर नहीं हुआ करता था, जो फील्ड एम्पायर था उसी का डिसीजन सब कुछ हुआ करता था। जैसे जैसे समय बदलता चला गया, क्रिकेट के नियम बदलते चले गए। ठीक है ना। और अब जैसे हम देखते हैं कि नए फॉर्मेट में जो क्रिकेट चलता है उसमें 2020 में किस प्रकार से बैट्समैन खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट में किस प्रकार से बैट्समैन खेलते हैं, वनडे में किस प्रकार से खेलना पड़ता है। तो हर अलग अलग तरह के फॉर्मेट में आपको अलग अलग प्रकार से खेलना होता है। ठीक है ना। आप सडनली सोच रहे होंगे कि सर अचानक से जो है वो क्रिकेट की बात क्यों करने लगे हैं। मैं सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बात को अच्छे से समझ लें। नीट 2025 ने कुछ नए नॉर्म्स तय कर दिए हैं, उसने खेल के नियमों को बदल दिया है। अभी तक जो है, यदि हम मैं कहूँ आपसे कि नीट 21, 22, 23, 24 लगातार लगातार जो है, मतलब कोविड के समय से लेके अब तक लगातार लोग बाग जो है बच्चे नीट में स्कोर को चेस कर रहे थे। ठीक है, कि हमारे नंबर यदि 600 के ऊपर जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमारे नंबर 620 के ऊपर जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमारे नंबर 630 हो जाएंगे तो ऐसा होगा, मेरे नंबर यदि 680 के ऊपर चले गए तो मुझे एम्स मिल जाएगा। तो इस तरह के नियम बनाकर बच्चे जो है वो तैयारी किया करते थे। पर नीट 2025 ने ये बात को सिद्ध कर दिया है कि ये रूल्स अब आपके काम के नहीं रहे हैं, अब ये उतने रिलेवेंट नहीं रह गए। ठीक है, कहने का मतलब है कि नीट में आया हुआ स्कोर आपकी रैंक के समतुल्य है, इक्विवेलेंट है, या आपकी रैंक को डिनोट करता है, ये सही नहीं है। ठीक है, देखो बेटा, एक बात मैं क्लियर कर दूं आपसे कि यदि हम नीट 2024 को देखें तो जिस बच्चे के 650 नंबर थे, कई स्टेट में उनको भी मेडिकल कॉलेज नहीं मिला। मैं खुद लास्ट ईयर जो है वो ग्लेटर वेज 1 के अंदर मैं खुद कुछ बच्चों को पढ़ाया हूं, जिनके नंबर, एक लड़की के नंबर 630 थे, एक बच्चे के नंबर जो है वो 625 नंबर थे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। तो ऐसे कई बच्चे पढ़ाए मैंने जिनके नंबर जो है वो 600 के ऊपर थे, और 580 के ऊपर वाले बच्चों की संख्या भी बड़ी सारी थी। लेकिन वो सब के सब तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उनको वो सीट जो चाह रहे थे वो नहीं मिली उनको। इस बार वो टारगेट करके बैठे थे कि 700 नंबर लेके आने हैं हमको, लेकिन पेपर का लेवल बदल गया तो नंबर 700 नहीं आ रहे, नंबर 500, 550, 600 के नंबर के आसपास आ रहे हैं। तो बात इतनी सी है कि नीट का स्कोर रैंक के इक्विवेलेंट नहीं है, ये बात आपको समझनी होगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि सर इसका मतलब तो ये हुआ कि जो रैंक है, मतलब यदि हम बोले आपसे कि एक्चुअली क्या डिसाइड करता है रैंक को, एक्चुअली नीट में रैंक को क्या डिसाइड करता है। देखो बेटा, बड़े पते की बात दिमाग में डाल लेना एक चीज है। 24 में जिसको 650 नंबर मिले, 630 नंबर मिले, उसको भी सीट नहीं मिली। ठीक है, इस बार जिसके 650 नंबर होंगे, हो सकता है वो पहले 100 बच्चों के अंदर हो, मे भी पॉसिबल कि फर्स्ट 100 के अंदर रैंक हो, फर्स्ट 50 के अंदर रैंक हो, कुछ नहीं कह सकते हम। इसका मतलब जो रैंक होती है वो डिपेंड करती है किस पर। नंबर एक, सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है पेपर का डिफिकल्टी लेवल, कि किस लेवल का पेपर दिया गया है उस पर रैंक जो है वो निर्भर करती है। नंबर दो, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कि कितने कैंडिडेट एग्जाम में अपेयर होते हैं उस पर भी निर्भर करती है। नंबर तीन, टाई ब्रेकिंग फॉर्मूला, उस पर भी निर्भर करती है। नंबर चार, परसेंटाइल स्कोर, ठीक है ना, नॉर्मलाइजेशन जो होता है उस पर निर्भर करती है। कहने का मतलब यह है कि आपकी नीट में रैंक जो है वो कई फैक्टर पर निर्भर करती है। उसमें सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है पेपर का डिफिकल्टी लेवल। दूसरा फैक्टर जो इनडायरेक्टली असर डालता है वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर्ड इन द एग्जामिनेशन। नंबर तीसरा जो होता है वो होता है टाई ब्रेकर फॉर्मूला, जो है कि सेम नंबर पे क्या रैंक मिलेगी वो। ठीक है, इसके बाद फिर आता है आपका परसेंटाइल स्कोर। तो याद रखो, जब कभी आप नीट के एग्जाम में केवल स्कोर को टारगेट करते हो ना, कि 650 लाने हैं, मेरे को 600 लाने हैं, तो बेसिकली यू आर टारगेटिंग ए मूविंग थिंग। आप एक मूविंग टारगेट को चेस कर रहे होते हो। आप जब कभी सोचते हो ना कि मुझे नीट में 600 नंबर लेके आने हैं, 650 लेके आने हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने एक मूविंग टारगेट को चुन लिया है, जो कभी भी पेपर के डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग मूव कर सकता है। अब आप बोल रहे हो सर ये बात हमको क्लियर नहीं हो रही, आप कहना क्या चाह रहे हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं
कि जब तुम एक स्टैटिक स्कोर तुमने दिमाग में डाल लिया है 650 नंबर पे मेरे को ये रैंक मिलती है, पर पेपर का डिफिकल्टी लेवल इस बात को निर्भर करेगा कि आप इस तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। तो आपको नंबरों का पीछा नहीं करना है, आपको नंबरों का पीछा नहीं करना है, आपको पीछा करना है परसेंटाइल का। किसका? परसेंटाइल स्कोर का। याद रखना, परसेंटेज बिकम्स इररिलेवेंट, कि कितना परसेंट तुमने स्कोर किया है वो इररिलेवेंट है। परसेंटाइल बिकम्स मोर रिलेवेंट, कि तुमने दूसरों के सापेक्ष कैसा प्रदर्शन किया है। फॉर एग्जाम्पल, नीट 24 का पेपर आसान था और उसमें कुछ अफवाहें थी कि पेपर इधर भी निकल गया उधर भी निकल गया, वो अलग मुद्दा हो गया। तो हम कंट्रोवर्शियल चीजों पर बात नहीं करेंगे, हम इतना बोलेंगे नीट 24 का पेपर कंपैरेटिवली 25 की तुलना में काफी आसान था। तो जो भी बच्चा पढ़ने वाला था, थोड़ी भी मेहनत कर रहा था, वो 580, 590, 600 तक पहुंच रहा था। तो मतलब ये है कि एक ही स्कोर पर बड़ी संख्या में बच्चे पहुंच गए। तो यदि मैं बोलूं कि नंबर ऑफ सीट फिक्स है और एक ही स्कोर पे कई बच्चे पहुंच गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है वो रैंक का इन्फ्लेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मार्क्स का इन्फ्लेशन होगा, अधिक नंबर पे रैंक नीचे की तरफ आ रही, कई बार सीटें नहीं मिलेंगी उसमें। तो पॉइंट ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्कूल का एग्जाम नहीं है, नीट का एग्जाम स्कूल का एग्जाम नहीं है कि जहां पे परसेंटेज लाके आप खुश हो जाओ और पड़ोस में मिठाई बांट दो कि मेरे तो 98% आए हैं इस बार, ठीक है, या 99% मेरे आए। नहीं, नीट का एग्जाम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और यहां पर आपको दूसरों के सापेक्ष बेहतर प्रदर्शन करना पड़ेगा, कि जितने बच्चे बैठे हैं उनसे बेहतर करना पड़ेगा आपको, तो आपको बेहतर रैंक मिलेगी। तो इसलिए अब नंबरों को चेस करना बंद कर दीजिए। डोंट चेज नंबर्स, कोई नंबर दिमाग में रखिए ही मत प्लीज। नीट 2026 के लिए जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं एक बात क्लियर कर दूं, डू नॉट टारगेट एनी पर्टिकुलर नंबर, जस्ट टारगेट रैंक, कि मुझे पहले 50 में आना है। पहले 50 में आना, चाहे पेपर का डिफिकल्टी लेवल आसान हो, कठिन हो, बहुत कठिन हो। मेरे प्रिडिक्शन कई बार सही निकलते हैं। तो मैं इतना मानकर चल रहा हूं कि नीट 2026 का पेपर 25 से भी टफ रहेगा। केमिस्ट्री इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। फिजिक्स तो जैसा लेवल बन गया है वैसा मेंटेन करेंगे, केमिस्ट्री का लेवल थोड़ा और मेंटेन करेंगे, बायोलॉजी थोड़ा लेंदी बनाएंगे। मतलब पेपर का लेवल जो है वो अच्छा खासा होगा, जैसे एक जमाने में यूपीएससी का हुआ करता था। आज भी यूपीएससी का वैसे ही होता है, समझ लीजिए आप। तो अब आपको क्या करना, घबराना नहीं। आपको सिंपल सा ये कि आपको एक्यूरेसी पर फोकस करना है। आपको फोकस करना है एक्यूरेसी पे, कि जितने भी क्वेश्चन आप मॉक टेस्ट के अंदर लगा रहे हैं ना आप, उनमें से जिन क्वेश्चन में आप गलती कर रहे हैं वो गलती क्यों कर रहे हैं, उस गलती को नोट डाउन करना, उस पर वर्क करना है। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे लाइन वाले क्वेश्चन जो है वो तो आप कर ही लोगे, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जिन क्वेश्चन में आप उलझते हो, उनको अच्छे से आपको समझना है। उन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है जो दूसरों को टफ लगते हैं, क्योंकि टफ लगे हुए चैप्टर में आप दूसरे से आगे निकल सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा, आपको सिर्फ किताबों को रटना नहीं है, उनके कॉन्टेक्स्ट को समझना है, आपको कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पर फोकस करना है, और यही बायोमेंटर्स का एक्सपर्टाइज है। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पर फोकस करना है कि एक जो लाइन लिखी है, इस लाइन से कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, कोई व्यक्ति कैसे क्वेश्चन को क्रिएट कर सकता है इस पर्टिकुलर चीज से। मतलब होगा क्वेश्चन एनसीईआरटी से, लेकिन उसका आपको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर का है शायद, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि आपको कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पर फोकस करना है, और जो बहुत कठिन क्वेश्चन है वो सबके लिए कठिन है, उनको लेके घबराना नहीं है, कोशिश करना है पर घबराना नहीं है। टाइम मैनेजमेंट इज द की। आपको अपनी स्पीड, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप जब भी कभी तैयारी करेंगे तो आपको एक बड़ा काम करना पड़ेगा कि आपको घड़ी रखकर, टाइम रख के फिजिक्स लगाना सीखना पड़ेगा, केमिस्ट्री बायो के। तो प्लीज जो टाइम बाउंड टेस्ट हैं उन पर फोकस कीजिए। मतलब अनंत काल तक किताब लेके पढ़ रहे हैं, बैठ के क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं, 10 क्वेश्चन फिजिक्स के 2 घंटे में लगाए और बोल रहे हैं कि भाई क्वेश्चन 10 लगा लिए हमने, कठिन क्वेश्चन में लगा नहीं। एग्जाम एक्यूरेसी का भी है, एग्जाम स्पीड का भी है। यदि तुम 3 घंटे में पेपर मैनेज नहीं कर पाओगे तो स्कोर अच्छा नहीं कर पाओगे। तो अब जाहिर सी बात यह है कि आपको टाइम प्रेशर के साथ में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डिफिकल्ट चैप्टर को टारगेट करना पड़ेगा और परसेंटाइल पर फोकस करना पड़ेगा। इस बात पर लगातार नजर रखना पड़ेगा कि यदि मेरे साथ मेरी कोचिंग क्लास में, ऑनलाइन या ऑफलाइन में जितने भी बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, उसमें मेरी रैंक कहां आ रही है। हम लोग भी इस बार, बायोमेंटर्स वाले भी, हम लोग भी इस बार जो है कम से कम 50 शहरों में अपने टेस्ट सेंटर ओपन करने वाले हैं। अगस्त के महीने से हम लोग अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे, जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होगी, और 50 सेंटर कम से कम कंट्री के अंदर रहेंगे। क्योंकि हमको बात समझ में आ गई कि जब आप एग्जामिनेशन साइकोलॉजी में उतरते हैं,
रियल फील्ड में जाते हैं, वहां जाके पेपर सॉल्व करते हैं, गोले भरते हैं, तो बात कहानी अलग होती है। और वो कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम अपने परिचित इन्वायरमेंट से निकल के दूसरी जगह जाते हैं ना, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। तो हम चाहते हैं कि आप जो है वो सही रियल टाइम सेंटर पे जाके प्रैक्टिस कर कर देखें आप, ठीक है। हम वही तरह के क्वेश्चन देंगे जैसे नीट 2025 में पूछे गए थे, थोड़ा सा लेवल एक स्टेप और ऊपर रखेंगे, ताकि 26 में पेपर तगड़ा भी आए तो हम उसको फोड़ के जाए, ठीक है। पॉइंट ये है कि एक बात कभी मत भूलना कि नीट का एग्जाम एक नेशनल लेवल कंपटीशन है, स्कूल एग्जाम नहीं है। तो डू नॉट चेज परसेंटेज, डू नॉट चेज एनी मूविंग टारगेट, एनी नंबर, जस्ट टारगेट योर रैंक, कि मुझे रैंक चाहिए। और परसेंटाइल बिकम्स मच मोर रिलेवेंट इन दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। आपको सिर्फ फोकस्ड होकर मेहनत करनी है। अब भूल जाओ क्या नंबर आए थे, क्या नंबर आएंगे, नहीं भूल जाओ उसको, नंबर वंबर इररिलेवेंट है। रैंक क्या आती, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो अभी आपको बस जो बच्चे नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल सधे हुए कदमों से चले और डेविएट हुए बगैर चले, क्योंकि देखिए बेटा बहुत सारे डिवीजन आते हैं। अब वो जमाना गया जब ऑनलाइन क्लासेस में हंगामा करने वाले, डांस करने वाले टीचर, शेरो शायरी सुनाने वाले टीचर, हल्की बातें करने वाले टीचर, हल्का पढ़ाने वाले टीचर आपको इंटरटेन कर लिया करते थे 3,000 रुपए फीस लेके। अब वो जमाना नहीं रह गया है। आज यदि आप ऑनलाइन से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो प्लीज ज्वाइन एनी ऑफलाइन क्लासेस नियर बाय। और आपको यदि ऑनलाइन से केवल मान लो आपको मुझसे बायोलॉजी पढ़ना, आप अलग से ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है ना। आप ऑनलाइन को यदि आप ऑफलाइन में ज्यादा कंफर्टेबल है तो ऑनलाइन को आप एज ए टूल इस्तेमाल कीजिए जरूरत पड़ने पर, ठीक है। और यदि आप ऑनलाइन में डिसिप्लिन होकर पढ़ सकते हैं तो बिल्कुल पढ़िए डिसिप्लिन होकर बेटा। नियर बाय कोई टीचर से संपर्क कर लीजिए कि डिफिकल्ट पोर्शन में कोई डाउट आता तो आप जाके 1-to-1 पूछ ले उनसे जाके। देखो बेटा, आपको अपने हित में जो डिसीजन ले सकना है वो लेने पड़ेंगे आपको। किसी के बहकावे में कहने में मत आइए। वो कई तमाशेबाज लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई उन्होंने 80% बच्चा देश का पढ़ाया होगा नीट का, जो 3-3 हजार में कोर्स बच के प्रमोट कर करके, लेकिन बच्चों का पूरा पेपर नहीं बना बच्चों से, तो बच्चों का ऑनलाइन पे से भरोसा उठ गया। जबकि बायोमेंटर्स जितने बच्चों को पढ़ाया वो जान रहे हैं कि हमने क्या पढ़ाया, किस क्वालिटी पे दिया। बायोमेंटर्स जो है अभी से नहीं, 2017 से ऑनलाइन में काम कर रहे हैं। हमने हमेशा अपना लेवल अप रखा और ये लेवल इस बार एग्जाम में टच कर दिया, ठीक है। तो मुद्दा ये नहीं कि मैं बेस्ट हूं, मैं मुद्दा ये कहता हूं कि बेटा आपका समय वेस्ट नहीं होना चाहिए। मैं बेस्ट हूं नहीं हूं एक अलग मुद्दा है, पर यह कि आपका टाइम बहुत कीमती है। पेरेंट्स के रिसोर्सेस और समय बेटा कभी लौट के नहीं आता है। दुनिया की हर चीज लौट जाएगी पर टाइम कभी नहीं लौटेगा। तो टाइम की कदर करना सीखिए। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।